हेलो फ्रेंड्स, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे जीव विज्ञान की। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने इसमें पाचन तंत्र की शुरुआत करी थी, जिसमें लास्ट वीडियो एक पाचन तंत्र का हमने दे दिया था, जिसमें हम यूव्यूला तक आ चुके थे। उसके आगे की बात बढ़ाएं उससे पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले पुरानी वीडियो को देखिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप लोग मेरे साथ जीएस का सारा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो वीडियो को डाउनलोड मत करिए, क्योंकि अगर आप लोग डाउनलोड करिएगा तो मैं आप लोगों के सामने लाइव नहीं आ पाऊँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊँ तो वीडियो को डाउनलोड मत करिए, बिना डाउनलोड किए हुए वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारा वॉचिंग टाइम भी बढ़े और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएँ। तो मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपका सारा सिलेबस कवर कराऊँगा और इस बोर्ड की जगह फिर हम लोग डिजिटल बोर्ड ले लेंगे। तो आप लोग अगर मेरे साथ सारा सिलेबस कवर करना है तो आप लोग बिना डाउनलोड किए वीडियो को देखिएगा। तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आज के लेक्चर की। लास्ट वीडियो में जो हमने बात करी थी अपने लास्ट लेक्चर में, तो उसमें बात करी थी कि हमने खाना खिला दिया था और खाना खिलाने के लिए माउथ की बात करी थी। और माउथ में भाई दो चीज़ें होती हैं, एक दांत होते हैं और एक जीभ होते हैं। और दोनों के बारे में आपको बता दिया था कि जो दांत की बात करी थी, दांत की, इसके लिए सूत्र बताया था मैंने आप लोगों को कि 21-23/21-23, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी, ये पक्के दांतों की श्रेणी है। जो मतलब 32 दांत होते हैं हमारे, जो हमारे 15 साल के बाद और लगभग मृत्यु या फिर जब तक दांत ना उखड़ जाएं तब तक रहते हैं। उसके अलावा बताया था जो छोटा बच्चा होता है उसके मुंह में 20 दांत होते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। मिल्क टीथ, जो दूध के दांत होते हैं, ये वाली बात हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि खाना जब यहाँ से जाएगा तो खाना यहाँ से जाने के बाद में वो निगला जाएगा। और मैंने लास्ट वीडियो में सवाल छोड़ा था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि व्यक्ति को भूख जो लगती है वो क्यों लगती है, लेकिन आप में से किसी ने भी उसका आंसर नहीं किया। तो ये बात पक्की है कि आप लोग वीडियो को केयरफुली नहीं देख रहे हैं। तो ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो ठीक से पढ़िए, वरना तो एक समय के बाद में आपको लगेगा कि आप लोग बहुत पीछे हो गए हैं। आप अगर मेरे साथ में मतलब वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, उसको रिवाइज करिएगा, तो चाहे आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, वो सीजीएल हुआ, कांस्टेबल हुआ, एसआई हुआ, इंक्लूडिंग आप अगर पीसीएस और आईएएस का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं तो उसमें भी यही सवाल एज इट इज़ आपको मिलेंगे, कॉपी पेस्ट मिलेगा। आप चाहो तो उनका पेपर सेट डाउनलोड करिए और मैंने जो टॉपिक पढ़ाए हैं आप लोगों को आप देखिए कि उन टॉपिक से अगर एग्जाम में कोई सवाल आया है तो क्या आप लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हमने बात करी थी तो भाई खाने की थी पहले नंबर पे भूख, क्योंकि भूख लगने पे ही हम लोग खाना खाते हैं। तो हमको भूख लगती क्यों है? वैसे तो इसके कई सिद्धांत हैं, लेकिन मैं एक ही सिद्धांत की बात करूंगा जिसमें हम ग्लूकोज वाली बात करते हैं। मानव में ब्लड होता है, मैं मानव की बात कर रहा हूं, अलग अलग लोग अलग अलग मतलब जीवों में अलग अलग मामला है, तो मानव की बात करते हैं। मानव के अगर 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 100 ml ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा यदि 100 ग्राम से कम हो जाती है तो मानव को भूख लगने लगती है। अगर ग्लूकोज की मात्रा 100 ग्राम से कम हो जाएगी तो उस व्यक्ति को भूख लगेगी। अब भूख लगती कैसे है? तो जो आहार नाल ये आपके सामने दिख रही है, इस आहार नाल में जो हमारा ये वाला आमाशय है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं, ये जो आमाशय है, इसमें क्या होता है कि ये ऐसे करके क्रिया करने लगता है। क्रिया क्या मतलब? मतलब कंप्रेस होने लगता है, वाइब्रेशन टाइप से होने लगता है। ये सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, मतलब बहुत तेज गति होने लगती है। कम भूख लग रही है, कम गति होगी, ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा गति होगी। जितनी ज़्यादा भूख लगती है उतनी ज़्यादा गति होती है। तो उससे क्या होता है? उससे हम लोगों को पता चल जाता है हमारे रक्त में जो 100 ml हमारा ब्लड है उसमें 100 ग्राम ग्लूकोज होनी चाहिए, वो उससे कम हो गई है, जिस कारण हमको भूख लगी।
हम लोगों ने खाना खाया, खाना मुंह में चबाया, मुंह में चबाने के बाद उसको यहाँ से लार में लपेट दिया। देखिए खाने का पाचन मुंह में भी होता है, लेकिन हम लोग अभी पाचन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम आहार नाल पढ़ रहे हैं। जब पाचन की बात करेंगे, ग्रंथियों की बात करेंगे, भाई एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तब मैं आपको बताऊंगा कि मुंह में पाचन कैसे होता है। अभी हमने खाना यहाँ से खाया और वो नीचे को गया, ऐसा नहीं है हम लोग दबाव डालते हैं और खाना नीचे को चला जाता है, नहीं, हमारा काम होता है खाने को यहाँ तक लाना। आप लोग खाना खाते में देखिएगा कि आपको पता तक नहीं चलता और खाना गले से नीचे उतर जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारी पूरी आहार नाल है वो ऐसे ऐसे करती रहती है, इस तरीके से, मतलब मानिए जैसे भैंस का दूध कड़ रहा हो, ऐसे ऐसे होती रहती है, जिससे ऑटोमेटिकली वो खाना नीचे जाता है। हमने खाना यहाँ लिया, यहाँ से चबाया, वो नीचे को आया और फाइनली यूव्यूला क्रॉस करके वो हमारे स्टमक में आ गया। और आज की कहानी हमारी शुरुआत होती है यहीं से, आमस्य से। वो खाना हमारे आमस्य में आ गया। उसके बाद होगा क्या? तो भाई देखिए, लोग जो हैं वो तरह तरह का खाना खाते हैं, वो कुछ भी खाना खा सकते हैं। कुछ लोग सादा खाना खाते हैं, कुछ स्वच्छ खाना खाते हैं, कुछ लोग स्वच्छ नहीं खाते हैं। आप लोग हैं बाहर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना सारा हाइजेनिक हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साफ़ सफाई का वो लोग ध्यान ना दें। बाहर है, वायरस है, बैक्टीरिया है, 100 बातें हैं। हमने जो खाना खाया उसके साथ कोई भी बैक्टीरिया या कोई वायरस यहाँ चला गया, मुंह से चला गया और हमारे आमस्य में। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये अलग है। चलिए फिर भी मैं शुरुआत कर देता हूँ चीज़ की, थोड़ा सा दे देता हूँ। वैसे तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है पूरा वो श्वसन तंत्र का है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। साउंड बॉक्स बोलते हैं या फिर पिच बोला जाता है, पिच बोलते हैं। मतलब ये हमारा ध्वनि यंत्र है। कुछ लोग इसको एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये एक ढक्कन है जो डिवाइड करता है हवा का रास्ता और खाने का रास्ता। भाई खाना, ये यहाँ तक तो एक ही नली है, मुंह से भी और नाक से भी दोनों एक ही रास्ते से जा रहा है, जिसको हम फेरिंग्स या फिर ग्रसनिका या ग्रसनी बोलते हैं। यहाँ से जाने के बाद अगर हवा है तो यहाँ चली जाती है, अगर खाना है तो ये ढक्कन बंद रहता है और खाना इधर चला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग खाते पीते हैं उसके साथ में थोड़ी हवा ले लेते हैं, या फिर हम लोग जब खाना खाते समय बोलते हैं तो बोलने के दौरान क्या होता है कि जब बोलेंगे, बोलने का मतलब क्या है भाई, आवाज़ बनती है यहाँ से और हमारे दांत और जीभ उसको शब्दों में बदल देते हैं। यहाँ से आवाज़ कब बनेगी? जब ये वाला रास्ता जो हमारे ये लंग्स में जाता है, फेफड़े में, फेफड़ों से हवा निकलेगी और हवा इस डब्बे को क्रॉस करेगी तो इसके अंदर कुछ झिल्लियाँ होती हैं, कुछ परतें होती हैं जो साउंड बना देती हैं। भाई हवा, आप लोग किसी पॉलीथीन को ऐसे लेके हवा मारिएगा, फूंक मारिएगा तो वो पी की आवाज़ करती है, उसी प्रकार से ये आवाज़ करते हैं। और जब ये आवाज़ करने लगते हैं तो आपके मुंह और दांत हैं, मतलब मुंह के द्वारा दांत और जीभ से उन्हें शब्द बना देते हैं और होठों के माध्यम से। जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान बोलते हैं या सांस लेते हैं, तो जब हम यहाँ से खाना निगल रहे हैं ना तो ये ढक्कन खुला रह जाता है, और इस ढक्कन पे अगर थोड़ा भी खाना लग जाए या फिर मान के चलिए खाना इस ढक्कन में अंदर आ जाए और इस नली में आ जाए यहाँ, तो तत्काल मृत्यु हो जाती है। ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाएगी। आपको थोड़ी सी देर में ही आत्मा का परमात्मा से मिलन पक्का है। तो होता क्या है, जैसे ही खाना इस ढक्कन तक पहुंचता है, उस ढक्कन की झिल्ली, जिसको हम ढक्कन के ऊपर एक झिल्ली होती है, परत होती है, जिसको हम एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। जैसे ही खाना उस पर टच करता है, हमारे दिमाग एकदम हमारी डायफ्राम को संकेत देता है। भाई डायफ्राम क्या होती है? हमारी बॉडी को दो भागों में बांट देती है। यहाँ डायफ्राम एक ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। डायफ्राम एक लेयर होती है जो बॉडी को दो पार्टों में बांटती है। वो यहाँ फेफड़ों के यहाँ नीचे होती है, फेफड़ों के जस्ट नीचे,
पूरी बॉडी को, खोल को कवर करती है। मतलब ऐसे मानिए कोई झिल्ली लगा दी। ऊपर वाली बॉडी को हम थैरोसिक कैविटी और नीचे वाली को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। खैर दूसरी तरफ ना जाके वापस खत्म करता हूँ। तो हमारा जो दिमाग होगा वो डायफ्राम को संकेत देगा, डायफ्राम एकदम फैलेगा, और जब वो फैलेगा तो हम लोग सांस लेंगे बहुत गहरी, एकदम ऑटोमेटिकली सांस अंदर जाएगी और एकदम झटके से सिकुड़ेगा। और भाई जब फेफड़ों से झटके से हवा आएगी तो यहाँ की हवा, जो यहाँ पे खाना आया है, वो बड़ी रफ्तार से ऊपर को भागेगा, या तो भैया नाक से बाहर हो जाएगा या मुंह से बाहर हो जाएगा, जिसको हम आम भाषा में फंदा लग जाना कहते हैं। वही क्रिया है, क्योंकि भाई दिमाग है, दिमाग जानता है कि व्यक्ति मर जाएगा, उसको मरने से बचाना है, इसलिए डायफ्राम को संकेत देता है कि तुम फैलो, सिकुड़ो और ये वाला जो खाना है इसको बाहर कर दो, तो ये बाहर चला जाता है। या कई बार ऐसा होता है इस ग्रस नली में खाना अटक जाता है, या तो यहाँ अटकेगा, भाई ऊपर तो अटकता नहीं है, इसके नीचे ही अटकता है। यहाँ पर खाना अटक गया, अटकने के बाद में होता क्या है, दिमाग बोलता है डायफ्राम को, भाई खाना अटक गया है, कुछ करो। तो डायफ्राम दोबारा फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। तो खाना अटकने से हमको हिचकी आने लगती है। हिचकी आती कब तक है, जब तक वो खाना यहाँ से गिर के आमाशय में नहीं आ जाता। जैसे ही वो आमाशय में आ जाएगा, हिचकी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो हिचकी बंद होती कब है, खाना खाते समय, या तो खाना यहाँ पर गिर जाए या फिर हम पानी पी लें। पानी पीने से क्या है कि ये जो अटका हुआ है वो नीचे आ जाएगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो हिचकी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। खैर आगे की तरफ चलते हैं हम। खाना हमारा आमाशय तक पहुँच गया, आमाशय यानी स्टमक, यहाँ तक पहुँच गया। इसमें पहुँचने के बाद सबसे पहले होता क्या है, उस खाने में तेजाब मिलाया जाता है। हमारा जो स्टमक होता है इसके अंदर तेजाब यानी HCl भरा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा होता है। तेजाब एसिड है ये भाई, ये तेजाब है। अब इसमें होता क्या है, हमारे खाने में जितना भी वायरस और बैक्टीरिया आ गया, अगर वो हमारे पेट में चला जाएगा तो हमारी आंतों को बेकार कर देगा, परेशानी होगी, हमें बीमार कर देगा। तो तेजाब क्या करता है, उस खाने में मिल जाता है, और मिलने के बाद में सबसे पहले उस वायरस बैक्टीरिया को मार देता है। भाई अगर वायरस यहाँ फेफड़ों में नहीं घुसा है तो आमाशय में तो जिंदा रहेगा नहीं, वहाँ तो वो निपट लेगा। भाई यहाँ पे तो वो मर गया तेजाब, मतलब बैक्टीरिया जो भी हमने खाया वो मर गया। और तेजाब से हुआ क्या, हमारा जो खाना था वो भी थोड़ा सा गल गया। भाई खाने में तेजाब मिलेगा तो ऑब्वियसली गल ही जाएगा। अब तेजाब है तो भाई पहला सवाल तो बनता है, जब तेजाब है तो हमारा आमाशय या हमारी आंतें जल क्यों नहीं रही। एक बड़ा सवाल बनता है, जब यहाँ तेजाब ही भरा है तो आमाशय भी तो जल जाना चाहिए। भाई सॉफ्ट टिश्यू है, मुलायम है, ये जलना चाहिए। तो इस आमाशय के चारों ओर एक कवरिंग होती है प्रोटीन की, श्लेष्मा की। जो आमाशय होता है उसके चारों ओर एक कवरिंग होती है, यानी श्लेष्मा, झिल्ली, म्यूकस, वही जो नाक से बलगम टाइप का निकलता है वही सब। श्लेष्मा या फिर म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन आप लोगों ने सुना होगा। श्लेष्मा बलगम टाइप का होता है, ये प्रोटीन होता है। इसकी झिल्ली होती है जो उस तेजाब से हमारे आमाशय की रक्षा करती है, आमाशय को बचा लेती है। खैर तेजाब से बचा लिया, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं कि हमने खाना खाया और हमें एसिडिटी हो गई। एसिडिटी का क्या मतलब है, एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी यानी एसिड से बना है, जिसको हम अम्लीयता बोलते हैं। अम्लीयता यानी अम्ल, खट्टापन। कैसे, भाई हम लोगों ने बहुत ऑयली फूड खाया, ज़्यादा तला भुना खाया, जिसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या हुआ, जब यहाँ पर तेल की मात्रा ज़्यादा हो गई, हमने ऐसा खाना खाया तो आमाशय में जो तेजाब छोड़ती हैं ग्रंथियाँ, वो ज़्यादा तेजाब रिलीज कर देंगी भाई, क्योंकि उसको भी तोड़ना है, पचाना है, देखना है।
और जब वो लोग यहाँ पर ज़्यादा तेजाब छोड़ देंगे, यहाँ पर ज़्यादा तेजाब छोड़ देती हैं, जब वो लोग ज़्यादा तेजाब छोड़ देंगे तो उसमें कहानी क्या बनती है कि वो तेजाब की झल ऊपर को, आप लोगों ने देखा होगा बैटरी वगैरह जो होती है घरों में, इन्वर्टर बैटरी होती है, आप लोग अगर उसमें भी पानी गिरेंगे तो तेजाब की धसक आती है। उसी प्रकार से वो तेजाब जो है वो यहाँ को अपनी जलन मारता है, वो उबलता है ज़्यादा, भाई उसमें मिर्च पड़ी हुई है, मसाले पड़े हुए हैं, तो उस तेजाब को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है वो। और स्ट्रॉन्ग करने से क्या है, हमारे इस एरिए में उस तेजाब की झल पहुँचती है, जिससे भैया जलन होती है। ये भी परेशानी है। उसके अलावा आप लोगों के दांत आप लोग रोज पेस्ट करते हैं, और पता नहीं रोज करते भी हैं या नहीं करते हैं, उनके ऊपर एक परत जम जाती है। वो एक्चुअल में कुछ नहीं होता, वो एसिड ही होता है। वो एसिड की भाप होती है जो हमारे दांतों पर जम जाती है और हमारे दांतों को गंदा करती है। तो हम लोग सुबह उठकर पेस्ट करते हैं। एसिड यानी अम्ल की परत जम जाती है, और जब अम्ल की परत जमती है तो हम लोग पेस्ट करते हैं। कोलगेट या क्लोजअप या फिर बबूल वगैरह वगैरह जितने भी पेस्ट आते हैं वो लोग क्षार के बने होते हैं, और अम्ल और क्षार जैसे ही आपस में मिलते हैं पानी बना देते हैं और आपके दांत साफ हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, नीम से दांत मांजते हैं। भाई नीम की डंडी से, जो गांव के लोग होते हैं, उस नीम की डंडी में भी क्षार यानी बेस होता है। बेस होता है ये भी। जब आप नीम की डंडी मुंह में देते हैं तो मुंह में पानी आता है, आप लोग थूकते हैं। क्यों? क्योंकि क्षार और अम्ल आपस में मिला और पानी बना दिया, आप लोगों ने थूक दिया। उसके अलावा आप क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कल भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ लोग नमक से दांत मांजते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आप लोग अगर नमक में तेल डाले बिना, तेल यानी सरसों का तेल या घी डाले बिना अगर आप नमक से दांत मांजने का प्रयास करते हैं तो आपके मुंह में पानी बन जाता है। वजह क्या होती है? क्योंकि हमारा जो नमक होता है वो क्षार होता है। क्षार होता है, और अम्ल से क्षार जैसे मिलता है तैसे ही पानी बना देता है और हमारे दांत साफ हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि जो मधुमक्खी काट लेती है, मधुमक्खी जो इससे शहद वगैरह बनाते हैं, अगर वो काट लेती है तो घरों में ऐसा क्या, घर यानी रसोई घर में ऐसा क्या होता है जो उसकी पीड़ा, दर्द को कम कर सकता है? तो वो नमक होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो उसका जहर होता है उसमें अम्ल होता है। अम्ल यानी तेजाब हल्का, और जो हमारा नमक है वो क्षार है। जैसे ही नमक हम उस पे, उसके काटे हुए पे डालते हैं तो दर्द पीड़ा कम हो जाती है। वजह? क्योंकि उसके जहर को पानी बना देता है नमक। यही कहानी चलती रहती है हमारी कि यहाँ पर तेजाब है, और ये तेजाब ने क्या किया, वायरस और बैक्टीरिया को मार दिया, साथ में हमारे खाने को तोड़ दिया। उस तेजाब से आमाशय की रक्षा करने के लिए प्रोटीन की झिल्ली होती है। लेकिन मान के चलिए कि ये तेजाब बनता ही जा रहा है, भाई बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो गई है कुछ, और ये तेजाब कंटिन्यू बन रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, अगर यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा तेजाब बनेगा तो खट्टी डकारें आती हैं। कभी कभी खट्टी डकारें, खट्टा तेजाब तो खट्टा ही होता है भाई। एसिड, वो हर चीज़ जो खट्टी होती है उसमें एसिड होता है, वो हल्की मात्रा में हो एक अलग बात है, बट एसिड तो हुआ। यहाँ पर बनता ही जा रहा है तो खट्टी डकार आएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं भाई दूध पी लो। कैसा दूध? ठंडा दूध। अगर आप ठंडा दूध पी लेते हैं तो ये कम हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि भैया दूध भी तो क्षार है। उसके अलावा आप रबड़ी खा लो, रबड़ी दूध की बनी होती है तो शांत हो जाती है। या फिर कोई एंटीऑक्सीडेंट आप ले लें या डाइजीन वगैरह की गोली खा लें तो भी वो शांत हो जाता है। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि वो सब क्षार की कैटेगरी में आ रहे हैं और अम्ल को खत्म कर देते हैं, यानी पानी बना देते हैं। अगर हमने यहाँ के तेजाब को खत्म नहीं किया, या हम हालांकि इसको तेजाब को आगे जाके ख़त्म कर देते हैं, वो मैं आपको डाइजेशन में अगले पार्ट में बताऊंगा कैसे करते हैं।
अगर यहाँ का थोड़ा सा भी तेजाब जब जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया, वो खत्म नहीं हुआ, और यहाँ का तेजाब बढ़ने के बाद हमारी आंत में चला गया, तो भाई होगा क्या? तो आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि अगर तेजाब किसी भी चीज़ पे आपकी त्वचा पे लगेगी तो जल जाएगा त्वचा। तो जब तेजाब यहाँ का आंत में जाता है तो आंत भी तो जल जाएगी, और जब आंत जल जाएगी तो यहाँ पर घाव हो जाएगा, जख्म हो जाएगा। अब इस जख्म को हो जाने को ही हम अल्सर बोलते हैं। जो अल्सर नामक बीमारी होती है उसका मतलब होता है आपकी आंतों में जख्म का हो जाना। कैसे जख्म हुआ कि यहाँ का जो तेजाब था वो थोड़ा टपक के यहाँ आ गया। भाई ज़्यादा तेजाब बन रहा था, ख़त्म हो नहीं रहा था, आप लोग परहेज नहीं कर रहे थे, वापस तला भुना मिर्च मसाले वाली सामान ज़्यादा खा रहे थे, वो तेजाब और बना और ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर भैया जल गया, जलने से अल्सर हो गया। अल्सर के लक्षण क्या होते हैं? आप लोगों ने खाना खाया, तुरंत उल्टी कर दी, पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी की संभावना होना और खाने का हजम ना होना। वजह क्योंकि भैया आंतों में ही जख्म हो गया तो परेशानी हो गई। खैर, ये अल्सर की बात रही। अभी हम आमस्य की तरफ चलते हैं। भाई आमस्य देखिए, जीव दो प्रकार के होते हैं। कुछ जीव वो होते हैं जो खाना खाने के बाद में जुंगाली करते हैं, जैसे गाय भैंस, और शायद घोड़ा करता है, नहीं करता है मुझे नहीं पता है। गाय भैंस बकरी ये सब लोग जो होते हैं ये जुंगाली करते हैं। और कुछ लोग होते हैं मानव जाति, जैसे मानव हुआ या कुत्ता हुआ, खरगोश वगैरह, ये सब टाइप के लोग जो होते हैं कि ये खाना खा लेते हैं और जुंगाली नहीं करते हैं। वो खाना एक ही बार में खाते हैं चबा आबा के। लेकिन जो जुंगाली करने वाले मोस्टली वही जुंगाली करते हैं जो चार टांगों पे चलते हैं। तो ये लोग जुंगाली करते हैं। होता क्या है इसमें, ये जुंगाली करने की वजह क्या है कि ये खाने को पहले जल्दी जल्दी खा लेते हैं और फुर्सत में बैठ के उसको हजम करते हैं, चबाते हैं, पेट में से वापस निकालते हैं और चबा लेते हैं। जो लोग जुंगाली करते हैं उनका आमस्य कुछ इस प्रकार का होता है। यानी उनके आमस्य में 4 खाने होते हैं। मैं थोड़ा चित्रकला कम जानता हूं, तो 4 खाने होते हैं भाई, ये उनका आमस्य हो गया। और जो लोग जुंगाली नहीं करते हैं मोस्टली, या फिर कुछ ऐसे ही, या जो लोग जिनमें सेलुलोज का पाचन होता है मोस्टली, ऐसे मान के चलिए, उनके आमस्य की संरचना होती है सरल। भाई मानव के पास जो है वो सरल आमस्य है। गाय भैंसों के पास जो है वो जटिल आमस्य है। आप लोग देख सकते हैं भाई ये 4 आमस्य हैं, एक आमस्य लेकिन 4 भाग हैं। मानव है एक ही आमस्य है, एक ही भाग है। मानव के इस पूरे आमस्य के अंदर HCl भरा हुआ है, लेकिन यहां जो होता है पूरे में HCl नहीं भरा होता। यहां पर इसके बस एक खाने में HCl होता है और बाकी तीनों में एक जीवाणु पाया जाता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, एक जीवाणु पाया जाता है जिस जीवाणु का नाम होता है सेल्यूलोमोनाज। उसको सेल्यूलोमोनाज या फिर र्यूमिनोकोकस, र्यूमिनोकोकस। सेल्यूलोमोनाज या र्यूमिनोकोकस नामक जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु क्या करता है, ये आमस्य में सेल्यूलोज का पाचन करता है। तो भाई बात बनती है सेल्यूलोज क्या होता है। हालांकि सेल्यूलोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। आप लोगों ने कोशिका पढ़ा होगा कभी पहले, अभी मैंने नहीं पढ़ाया है तो मैं पढ़ाऊंगा ही आप लोगों को। जो आप लोगों ने कोशिका पढ़ा होगा, उस कोशिका में क्या होता है कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं।
एक तो होती हैं पौधे में, एक होती हैं जीव में। जीव की जो कोशिका होती है, जैसे मान के चलिए कोशिका है, ये उसका केंद्रक है। जीव की जो कोशिका है उसके बाहर झिल्ली होती है, लेकिन पौधे की जो कोशिका होती है कुछ इस टाइप से होती है, उसके बाहर झिल्ली ना होके भित्ति यानी दीवार होती है, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं, और झिल्ली होती है उसके बाद में। ये रही, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। मैं एग्जांपल देता हूं कोशिका भित्ति का। आप लोगों ने कच्चा आम खाया होगा, तो जब हम कच्चे आम को हाथ में लेते हैं तो ये काफी कठोर होता है, टाइट होता है, लेकिन अगर यही आम पक जाए तो मुलायम हो जाता है। भाई अगर कच्चे आम को दबाएं तो दबेगा नहीं, बट पका हुआ आम अगर हम लोग दबाएं तो वो दब जाएगा, हाथ हमारा सन जाएगा रस में। अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब कच्चे आम में कोशिका भित्ति थी, लेकिन आम जैसे जैसे पक गया, कच्चे आम में तो कोशिका भित्ति थी, आम जैसे जैसे पक गया, आम के पकने के बाद जो वो कोशिका भित्ति है वो समाप्त हो जाती है, और उस कोशिका भित्ति के समाप्त होने से वो आम मुलायम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कहानी बनती है, मैं मिटा देता हूँ इसको। क्या कहानी बनती है कि जो इनमें जो ये गाय भैंस हैं या चार टांगों वाले जुगाली करने वाले लोग होते हैं, ये जो जीव होते हैं, इनके एक भाग में, आमस्य के एक भाग में तेजाब भरा होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बाकी 3 भागों में होता है सेल्यूलोमोनास और ल्यूमिनोकोकस, जो पाचन करता है सेल्यूलोज का। अब इसने पाचन कर दिया सेल्यूलोज का, लेकिन मानव में ऐसा कुछ नहीं है, मानव में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पा रहा है। अब नहीं हो पा रहा है तो आगे देखेंगे कहीं भाई हो जाए तो। अब यहाँ तक की जब कहानी बढ़ जाती है तो इसमें क्या होता है कि खाना हमारा आगे चलेगा। देख ले कुछ बचा तो नहीं है इसमें। दो बातें इसमें रह गई हैं, उन 2 बातों को क्लियर कर देते हैं। इसमें सेल्यूलोमोनास और ल्यूमिनोकोकस होगा, चलिए ये सेल्यूलोज का पाचन करेगा, लेकिन मानव में नहीं है। तो अब देखते हैं होता क्या है। भाई मानव जो है उसका खाना इसमें आ गया, आने के बाद मानव का जो खाना है वो लगभग 4 से 5 घंटे तक इसमें ही रहता है। जब 4 से 5 घंटे तक खाना इसमें रहेगा तो जो हम लोगों को वॉमिटिंग या उल्टी आती है ना, जब भी हम उल्टी करते हैं हमारा खाना आमस्य से ही निकलता है बाहर, आमस्य से बाहर निकलेगा। अगर किसी वजह से खाना 4-5 घंटे हमने खाना खाया, 4-5 घंटे हो गए, वो आमस्य के नीचे उतर गया आंतों में, तो कोई ताकत नहीं है कि आंतों से बाहर ले आए उसको। फिर तो अपने नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही वो बाहर जा सकता है, लेकिन वो मल के रूप में जाएगा। आमस्य से वोमेट करके बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आंतों से वोमेट के द्वारा बाहर नहीं निकालते। इसलिए 2 कैटेगरी में आपको वोमिटिंग या उल्टी होती है। एक में तो खाली हुबकाई लगती हैं कि भाई उल्टी करने का प्रयास कर रहे हैं बट हो नहीं पा रही है। दूसरी कैटेगरी में आपने एक बार करने की कोशिश करी और सारा खाना आपके मुंह के बाहर आ गया। तो 4-5 घंटे तक इसमें रुकता है। उसके बाद जो इसमें एक और बात बचती है, एक और बात भाई, जो ये वाला बैक्टीरिया है सेल्यूलोमोनास और ल्यूमिनोकोकस, ये दीमक में भी पाया जाता है, क्योंकि भाई दीमक जो है वो भी खाता है लकड़ी को, और जो लकड़ी होती है उसमें भी इसी प्रकार की सेल्यूलोज होती है। भाई लकड़ी है, लकड़ी में तो सेल्यूलोज होनी ही है, और जो सेल्यूलोज होगी तो उसका भाई पाचन होगा, और पाचन आंत में ही होना है, उसका मतलब आमस्य में होना है, तो इसलिए उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। हाँ, दीमक में भी, क्योंकि दीमक का तो खाना ही लकड़ी होता है, वो तो बेचारा लकड़ी पे ही जीवन यापन कर देता है। मानव ही है जो बहुत सारा खाना खाता है, अलग अलग वैरायटी का। ये जो आमस्य है, हम लोग कितना खाना खाते हैं ये हमारे आमस्य के आकार पे डिपेंड करता है।
कुछ लोग भाई इतना खाते हैं, कुछ लोग इतने में पेट भर लेते हैं, कुछ लोग इतना खाते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं जो बहुत सारा खाना खाते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं। खाने के लिए भूख बढ़ाई जाती है, उसका प्रयास क्या होता है? मैं मान के चलिए आमद से छोटा है आपका, आप लोगों ने 2 रोटी खाई, पेट भर गया, लेकिन 2 के बाद आधी और खा ली, तो कुछ समय के बाद आधी रोटी, वो जो 2.5 रोटी हो गई आपकी, वो खुराक में आने लगेगी। फिर वो 2.5 रोटी ही आप कंटिन्यू खाएंगे, फिर 3 खाइए, उसी तरीके से फिर 4 खाइए, ऐसे करके आप 10-12 तक भी खा सकते हैं, लेकिन प्रयास कर करके। क्यों? क्योंकि उससे आमाशय का आकार बढ़ेगा। अब जब आमाशय का आकार बढ़ ही रहा है या फिर ऑलरेडी बड़ा है, भाई जेनेटिक बड़ा चल रहा है, आप लोग सब लोग ज़्यादा ही खाते हैं मान के चलिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आमाशय का आकार बढ़ गया, बढ़ने के बाद खाना ज़्यादा आएगा, खाना ज़्यादा आएगा तो आंतों में ज़्यादा जाएगा, आंतों में ज़्यादा जाएगा तो व्यक्ति मोटा तकड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं? डाइटिंग करते हैं, यानी इसमें कम सामान बेचते हैं। लेकिन डाइटिंग बड़ा कठिन प्रोसेस है, क्योंकि मन पे पत्थर रखना पड़ता है, भी नया नया सामान खाने का मन करता है, और हेल्दी खाने की जगह बाहर का फूड खाएंगे, समस्या हो जाएगी, मोटे हो जाएंगे, अनफिट होंगे, बीमार भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है? लोग अपने आमाशय के आकार को छोटा करा देते हैं एक ऑपरेशन से। आमाशय के आकार को छोटा, आमाशय कटवा दिया, कटवाने के बाद छोटा करवा लिया, एक ऑपरेशन होता है जिसका नाम होता है बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब सर्जरी, ऑपरेशन ही होता है भाई। ये बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, इससे क्या होता है? आमाशय का आकार छोटा हो जाता है। अब ये आमाशय इतना बड़ा था, देन इतना बड़ा हो गया, आमाशय का आकार छोटा हो गया तो खाना कम खाओगे, खाना कम खाओगे तो शरीर में कम जाएगा, थोड़े मोटे कम रहोगे, फिट रहोगे, फिगर अच्छा रहेगा। तो इन सब के तहत भाई ये बेरियाट्रिक सर्जरी हो गई, और इसी के चलते हमारे आमाशय में जितनी कुछ बातें हैं वो समाप्त हो गई हैं। बस बचता है कि आमाशय की वो कौन सी ग्रंथियां हैं जो तेजाब रिलीज करती हैं, तो उनकी बातें बाद में करेंगे। फाइनली खाने को हम नीचे उतार देते हैं। भाई खाना यहां से जाएगा और हमारी छोटी आंत में चला जाएगा। छोटी आंत, देखिए बड़ी आंत है, बड़ी आंत के पीछे से छोटी आंत को निकाला गया है, ठीक है। तो ये बड़ी आंत है, ये वाली छोटी आंत में चला जाएगा, ये रही छोटी आंत। तो छोटी आंत होती है वो हमारे पूरी आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होती है। तो छोटी आंत होगी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत होती है ये वाली, जो ये वाली दिख रही है आपको काली काली, ये हमारी पूरी की पूरी आहार नाल का जो यहां से यहां तक है सबसे बड़ा भाग होती है। और इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। भाई छोटी आंत होती है, इसमें कंप्लीट रूप से पाचन इसी में होता है, मतलब जो हमने भोजन खाया उसका कंप्लीट या पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। इसी में पूर्ण रूप से पाचन होता है। कैसे होता है वो बात अगली वीडियो में करेंगे। 3 भाग होते हैं इस छोटी आंत के। पहले का नाम होता है ड्यूडोनम, अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा फर्क होगा, उसमें ड्यूडियोनम लिखा होगा, ड्यूडोनम। दूसरे का नाम होता है जेजुनम, और तीसरा होता है जी इलियम। जो ये तीसरा भाग होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है। ये 2 इतने बड़े नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। क्यों होता है? ये लास्ट भाग होता है भाई, ये वाला। इसमें क्या है कि फाइनली पाचन हो गया और इस छोटी आंत पे विली चिपकी होती हैं, विली या विल्ली भी बोलते हैं भाई। हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्मांकुर। सूक्ष्मांकुर बोला जाता है। क्या होता है? जो हमारी आंत है फिंगर टाइप, हमारी उंगली के टाइप से ऐसी संरचना होती हैं जो इसके चारों ओर लगी होती हैं, ऊपर से भी नीचे से भी, मतलब यहाँ भी ऐसे करके। और वो क्या करती हैं? वो पोषक तत्व जितने न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में थे उसको सोख लेती हैं, विली सोख लेती हैं और उसको ब्लड में मिला देती हैं। यानी जो खाने से पोषक तत्व हम लोगों को मिलते हैं वो सारे पोषक तत्व विली के द्वारा छोटी आंत में से हमारे
हमारे ब्लड में मिला दिए जाते हैं। मिला दिए जी ब्लड में मिलाने के बाद कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं। जब खाना हमारा यहाँ पहुँचता है तो आप लोगों के सामने ये है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने लग जाए। खाना जब हमारा पचते पचते उसका कंप्लीट पाचन हो गया तो यहाँ पहुँचता है, और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इस वाले हिस्से को हम अपेंडिक्स बोलते हैं। जो ये वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है जी अपेंडिक्स। आप लोगों ने सुना होगा भाई अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, वही अपेंडिक्स है। क्या होता है, कैसे होता है, वो देखिए। मानव में अपेंडिक्स का पाया जाना ये बात प्रूफ करता है कि मानव को प्रकृति ने शाकाहारी बनाया है, लेकिन आज अपेंडिक्स मानव में मात्र एक अवशेषी अंग बच के रह गया है। ये काम नहीं करता, बेकार है ये। तो कुछ लोग इसको कटवाकर बाहर कर देते हैं। कैसे भाई? बेशक ये अपेंडिक्स किसका, ये अवशेषी अंग है, ये करता था सेल्यूलोज का पाचन। लेकिन कब? माना जाता है भाई हजारों साल पहले करता था। ये हजारों साल पहले करता था, सेल्यूलोज का पाचन करता था, लेकिन आज नहीं करता। कब? सेल्यूलोज कैसे? जब मानव घास फूस या पेड़ के पत्ते खाया करता था भाई, उसके पास पकाने के साधन नहीं थे। आप लोगों ने देखा होगा मानव मांस को खाने से पहले पेड़ वेड़ी तो खाया करता था। ये फल खा लिए, पत्ते खा लिए, वो सब चीजें खाता था, तो वहां पर पाचन होता था। लेकिन क्या है, तब ये काम करता था। एक लंबे समय के बाद मानव ने ये सब खाना छोड़ दिया, पत्ते वत्ते घास पास खानी छोड़ दी, तो भैया उसमें पाचन होना बंद हो गया। जब पाचन बंद हो गया तो आज बेकार है। उसी प्रकार से मान लीजिए आप, जैसे मानव में कभी पूंछ हुआ करती थी, पूंछ का कोई उपयोग नहीं रहा, पूंछ अपने आप खत्म हो गई। आज लोगों में बाल हैं, सर के बाल हैं, शरीर के बाल हैं। पहले मानव के शरीर पे बाल थे, लेकिन आज बाल कम होते जा रहे हैं। लोग परेशान है भाई, सरों के बाल उड़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या, क्यों उड़ते हैं? क्योंकि इनका अपने आप में कोई यूज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम उठ के अपने बालों को ऐसे हिलाए, खींचेगा, रोजाना खींचेगा, तो शायद उसके बाल लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि वो बालों को मतलब दिखा रहा है मेंटली कि मैं आप लोगों का यूज कर रहा हूं। लेकिन भाई जब यूज ही नहीं है तो ऑब्वियसली खत्म ही हो जाने। हमारा खाना यहां तक आया शाकाहारी, ये सेल्यूलोज का पाचन करता था। लेकिन ये बात भी ध्यान रखिएगा, मानव के दांतों में कीला भी है, और कीला होना बताता है कि मांसाहारी है। तो शाकाहारी मांसाहारी के चक्कर में मत पड़िएगा, मांस मच्छी खाइए, क्योंकि प्रोटीन मिलता है। और भारत कुपोषण का शिकार है। वजह क्या है? जो लोग मांस मच्छी खाते हैं वो कुपोषित नहीं होते, पर जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं उनके कुपोषित होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई प्रोटीन सबसे ज़्यादा मांस मच्छी में पाया जाता है। मांस मच्छी, सोयाबीन, अंडा वगैरह, दालें। लेकिन भाई दाल पाल कितनी खाएगा एक आदमी? मान के चलिए 100-200 ग्राम में जितना 100-200 ग्राम मांस होता है, उसमें जितना प्रोटीन होता है लगभग आधा किलो या 1 किलो दाल में उतना प्रोटीन होता है। अब एक व्यक्ति आधा किलो 1 किलो दाल तो खा नहीं सकता, बट 100-200 ग्राम मांस तो खा सकता है ना। तो वो ज़्यादा प्रोटीन ले सकता है कम आइटम को खा के। इसलिए मांस मच्छी खाने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं, उनका शरीर हेल्दी होता है, मोटे नहीं वो तकड़े होते हैं, बॉडी मसल्स मजबूत होती हैं। वजह क्या है? क्योंकि प्रोटीन खाए, और हमारा शरीर तो भाई प्रोटीन से ही बना है। वापस यहीं पे आते हैं। तो खाना जब हमारा यहाँ से गुजरता है तो अपेंडिक्स पड़ जाती है रास्ते में, और जब अपेंडिक्स रास्ते में पड़ जाती है तो उस कहानी में क्या होता है, कभी कभी खाना इस अपेंडिक्स में चला जाता है। और इस अपेंडिक्स में जो चला जाता है खाना, इसमें होता है कि अपेंडिक्स में जाने के बाद वो खाना जैसे ही इसमें चला जाएगा वो खाना सड़ जाता है। अब सड़ेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, वो इसमें चला गया तो चला गया, अब बस उसमें सड़ेगा। सड़ने के बाद भाई सड़ेगा तो अपना आप, यहाँ पे कंप्लीट पाचन है, मतलब यहाँ तक आते आते एक्चुअल में मल बचा,
खाना यहाँ चला गया, इसमें जाने के बाद खाना सड़ रहा है तो भैया गैस बन रही है। भाई अगर इस एरिया में गैस बनती है तो बाहर चली जाती है वो हवा के रूप में, लेकिन अगर यहाँ पर गैस बनेगी तो ये मोटा हो जाएगा। जो अपेंडिक्स अभी तक हमारा कुछ इस प्रकार से है वो इस प्रकार से हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, तो ये दर्द करेगा। और जैसे ही दर्द करेगा इसका ऑपरेशन तुरंत कराना पड़ता है 2, 4, 5 दिन में। वजह क्या है? गैस से मोटा होता जा रहा है। और अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो गैस तो कंटिन्यू बन रही है, ये आंत हमारी ब्लास्ट कर जाएगी, यानी ये फट जाएगी। और आंत फट गई पेट में तो व्यक्ति के बचने की संभावनाएं मतलब कम हो जाएंगी। आप लोग भी समझते हैं, जो सारा मटेरियल है वो सारा निकल जाएगा पूरे शरीर में और प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरा शरीर है भाई, इन्फेक्शन हो जाएंगे तरह तरह के, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा अपशिष्ट पदार्थ ही तो बच रहा है। ये फूल जाएगी तो व्यक्ति क्या करवाते हैं, इसको यहाँ से कटवा देते हैं। अपेंडिक्स कट गई और अपेंडिक्स हो गई खत्म। अब ये रीची कटवा दी पूरी अपेंडिक्स। अब इस डायग्राम में अपेंडिक्स नहीं है, पहले अपेंडिक्स थी, अब अपेंडिक्स कटवा दी। तो खाना अपेंडिक्स कटवा दी हिस्सा, अब खाना क्या है, अब उसमें अपेंडिक्स का ऑपरेशन भाई एक बार होगा, बार बार नहीं होगा, क्योंकि एक बार में ही अपेंडिक्स कटवा दी, कट के बाहर चली गई। अब खाना क्या है, यहां से सीधा बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में जाएगा, लेकिन इस बड़ी आंत में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो अपेंडिक्स थी ये पाचन कर रही है किस चीज का, सेल्यूलोज का पाचन कर रही है। आप लोगों ने कुछ जीव ऐसे देखे होंगे जो अपना मल खाते हैं, जैसे खरगोश हुआ या फिर पिग हुआ। खरगोश या पिग, मैं मिटा देता हूं इसको। जो खरगोश या पिग है वो अपना मल खाते हैं। ऐसे नहीं है कि वो लोग गंदे रह रहे हैं इसलिए अपना मल खा रहे हैं, वो साइंटिफिक रूप से अपना मल खा रहे हैं। वजह क्या है, यहाँ अपेंडिक्स है भाई, सेल्यूलोज का पाचन कर रही है। जब सेल्यूलोज का पाचन यहां पर हो रहा है तो पाचन तो हो गया, लेकिन जो सोखने वाला आइटम था जिसको हमने विली कहा वो तो पीछे रह गया। और जब वो पीछे रह गया तो यहाँ पे तो बस डाइजेस्ट हुआ है, ब्लड में मिला थोड़ा ही ना है, डाइजेस्ट होके हमारे मल में ही मिला हुआ है और वो हमारी बड़ी आंत में प्रवेश कर गया और बड़ी आंत से धीरे धीरे करके मल के रूप में बाहर चला गया। यानी जो मल है उसके अंदर अभी भी सेल्यूलोज है, उसके अंदर सेल्यूलोज है। अब खरगोश को और पिग को ये बात पता है, या और भी वो जीव जो अपना मल खा लेते हैं, जो मल भोजी कहलाते हैं, मल खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, मल के रूप में बाहर चला गया। उनको पता है उसमें पचा हुआ सेल्यूलोज है। अब उस मल को, जो वो मल हुआ, उस मल को वो खरगोश दोबारा खाएगा और दोबारा खाने के बाद, भाई उसकी आहार नाल भी ऐसी ही है, उसको दोबारा खाने के बाद छोटी आंत में दोबारा उसको सोख लिया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। यानी वो मल अपना एक बार खाएगा, उसमें जो सेल्यूलोज थी उसको छोटी आंत में सोख लिया जाएगा और अब वो टोटली वेस्ट होगा, अब दोबारा नहीं खाएगा उसको। मतलब अपना मल खरगोश या पिग एक ही बार खाता है और फिर नहीं खाएगा, अब दूसरा कुछ खाना वाना खाएगा, उसके बाद जो मल आएगा उस मल को फिर खाएगा। यानी सेल्यूलोज का पूर्ण पाचन वो करेगा। और ये कहानी आगे चलती रहती है। छोटी आंत में इतनी ही बात है और आगे चलते हैं हम बड़ी आंत की तरफ। जब बड़ी आंत में, भाई ये मिटा देता हूं मैं अपेंडिक्स अब, क्योंकि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया और अपेंडिक्स हमने कटवा दी। अब बड़ी आंत में खाना चला गया। बड़ी आंत का काम क्या है, बड़ी आंत देखता है कि खाने में अभी कुछ मिनरल्स बाकी हैं, खनिज तत्व बाकी हैं और पानी बाकी है। तो बड़ी आंत उस पानी को और मिनरल्स को सोख लेती है। बड़ी आंत कैसे सोखती है, ये बड़ी आंत जो है ऐसे करती रहती है। कभी कभी देखा होगा आपने, रात को आप लोग खाना वाना खा के जब बिस्तर पे लेटते हैं तो पेट में गुटुर गुटुर कैसी आवाज़ आती है, गुडुम जैसी होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा आइटम हिल रहा होता है, ये वाइब्रेशन करता है, ये हिल रहा होता है। बड़ी आंत क्या करती है कि ऐसे कर करके सोख के ऐसे वाइब्रेशन आगे पीछे होके
आपके जो मल रहा यहाँ पर, उस मल में से आवश्यक पानी निकाल देगी। आवश्यक पानी निकाल दिया और मिनरल्स निकाल दिए। उसके अंदर बस इतना पानी छोड़ा, मिनरल्स तो छोड़े ही नहीं, पानी छोड़ा थोड़ा सा, ताकि वो मल बाहर जा सके आराम से, उसको त्यागा जा सके, उस मल का त्याग किया जा सके। कर दिया त्याग। अगर त्याग कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया, मानो कोई व्यक्ति समय से सोकर नहीं उठता या रात को देर से सोता है, किसी भी तरीके से मानो, मतलब फाइनली अगर मल का त्याग समय से नहीं करा जाता तो भाई हमारी आंत तो अपना पूरा काम करती रहेगी, हम ही तो काम नहीं कर रहे। आंत पूरा काम क्या करेगी? आंत उसमें से बराबर पानी सोखती रहेगी। आंत ने पानी सोख लिया तो मल टाइट हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, और जब कड़ा हो जाएगा तो संभावना क्या है? वो इस आंत में कहीं चिपक जाएगा, या तो यहां चिपक जाएगा या कहीं और चिपक जाएगा, और जब चिपक जाएगा तो उसको त्यागने में दर्द होगा। ठीक है, वो चिपक जाएगा, कड़ा हो जाएगा, तो उसको त्यागने में दर्द होगा। अब व्यक्ति करता क्या है? व्यक्ति मल त्याग करने के लिए जिस पोजीशन में बैठता है, वो जिस तरीके से वॉशरूम में बैठता है, उसमें क्या है? इस पूरे पोर्शन पे दबाव पड़ता है। तो यहां से दबाव ऐसे पड़ रहा है छोटी आंत से, और दबाव पड़ने के बाद बड़ी आंत पर दबाव पड़ रहा है, और ऑटोमेटिकली दबाव के साथ में, प्रेशर के साथ में, आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग घूम के भाई प्रेशर क्रिएट करते हैं कि भाई प्रेशर बना रहे हैं, उसके बाद जाएंगे वॉशरूम, तो वो यहां से बाहर चला जाएगा। लेकिन क्या है कि समय से तो त्यागा नहीं मल, लेट हो गए। अब लेट त्यागने में उससे पानी सारा सोख लिया, पानी सोखने के बाद में वो मल त्यागने में, मतलब जितना प्रेशर चाहिए था उस प्रेशर से काम नहीं हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं? कुछ लोग तो भाई बीड़ी पीते हैं, और बीड़ी पीना मात्र साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। तो लोग जो हैं क्या करते हैं कि वो आर्टिफिशियल दबाव क्रिएट करते हैं, मतलब खुद ताकत लगाने का प्रयास करते हैं, खुद दाब लगाने का प्रयास करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो हमारा ये वाला बड़ी आंत वाला हिस्सा होता है, जो एनस वाला हिस्सा होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड की, खून की नसें होती हैं, वो इसके बाहर आ जाती हैं, यहां से वो बाहर आ जाती हैं, और भैया ब्लड जाने लगता है। वही मल, उस मल के साथ में खून जाएगा, और बड़ी खतरनाक बीमारी है ये जीवन का परम कष्ट है। उस मल के साथ में अब खून जाएगा, जिसको हम पाइल्स के नाम से जानते हैं। पाइल्स यानी बवासीर इसको बोलते हैं। बवासीर इसको बोलते हैं। वजह क्या है भाई? मल से पानी निकाल लिया था जरूरत से ज्यादा, और पानी निकलने के बाद फिर उसने भाई अंदर जख्म वखम कर दिया, आदमी ने ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया। यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करने के बाद में वहां से ब्लड वेसल्स, ब्लड नसें बाहर आ गई, और भाई खून जाने लगा। अब ये बीमारी होती है। आगे बात करते हैं। कई बार क्या होता है भाई, कई बार हमने कुछ गंदा वंदा खा लिया या कुछ वैसा बाहर का आइटम खा लिया, उससे क्या होता है कि अचानक हमारी जो ये बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़े रोचक बात है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है, वो लंबाई में बड़ी है, साइज में छोटी है। जो बड़ी आंत है वो साइज में बड़ी है बट लंबाई में छोटी है। तो वास्तव रूप में छोटी आंत लंबी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है, क्योंकि ये आकार में बड़ी है और ये आकार में छोटी है, बस ये लंबाई में बड़ी है और ये लंबाई में छोटी है। ये जो हमारी बड़ी आंत है, ये सिकुड़ना और फैलना बंद कर देती है, कम कर देती है भाई, नहीं काम कर पा रही है, अचानक रुक गई है, काम नहीं कर पा रही है, जिसको आप लोग कहते हैं फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। किसी बैक्टीरिया के कारण या किसी और वजह से, जीवाणु के कारण रोग लगा और इसने काम करना बंद कर दिया। काम करना बंद कर दिया तो उसमें कहानी बनती है कि जितना भी हमारा पोषक पदार्थ और पानी था वो सारा का सारा मल के रूप में, मल के साथ में बाहर चला गया। मतलब मल तो जा ही रहा था बाहर, मल के साथ में सारा पानी चला गया, पानी के साथ खनिज चला गया।
यानी मल हो गया पतला। भाई एक बात बताओ, जब पानी भी जाएगा, खनिज भी जाएगा, तो व्यक्ति तो कमजोर होगा। इस मल के साथ में पानी और खनिज का जाना डायरिया कहलाता है। डायरिया, जिसको आसान भाषा में हम लोग दस्त या लूज मोशन बोलते हैं। परेशानी हो गई, व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, जल्दी से रोका जाएगा। या फूड पॉइजनिंग, किसी भी तरीके से ये हमारी आंत जो है काम करना बंद कर दे। कुछ और लेटेस्ट बीमारी हैं जो आजकल इसमें लगने लगी हैं, चलने लगी हैं, लेकिन एग्जामिनर पूछता नहीं है और मैं आप लोगों को बताना नहीं चाह रहा हूं उन सब बीमारियों को। तो कहानी को अभी थोड़ा सा और आगे चलाते हैं। ये हमारी पूरी आहार नाल है भाई, ये एनएस वाला पार्ट हो गया। ये पूरी आहार नाल है जो अभी समाप्त हो गई है। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, ये जो आहार नाल है ये भारी तो है ही, ये भारी है। इसका डिजाइन मैं थोड़ा ऊपर को ले लेता हूं ताकि अब क्लियर हो जाए। एक नई बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। भाई मान के चलिए ये जो हमारा और ये छोटी आंत से चला जा रहा है। फाइनली क्या होता है, ये तो हमारा आइटम पेट में ही है भाई, नाभि के पास है। ये हमारी बीच में नाभि हो गई, यहाँ के आसपास ये नाभि हो गई हमारी। ये हिस्सा हमने खाना पीना खाया ज़्यादा और ज़्यादा भारी हो गया, यहाँ पर एक लेयर लगी होती है जो इसको रोकने का काम करती है। और इसके नीचे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू जैसे माँ का गर्भ होता है भाई, ये माँ का गर्भ होता है, ये ओवेरी हो गए और यहाँ पर बच्चा जो है बड़ा होता है, ये माँ का गर्भ हो गया, गर्भ जो पेट। कई बार जब ये भारी भारी वजनदार हो जाती है तो नीचे को आने लगती है, और नीचे को आती है तो यहाँ पर इसके ऊपर आ जाती है, जिससे यहाँ दर्द होता है। जो ओवेरी वगैरह अंडाणु होते हैं महिला में, वहाँ पर दर्द होता है। दर्द होने से क्या होता है भाई, समस्या हो गई। ये सॉफ्ट टिश्यूज हैं, इनके ऊपर वजन रखा है तो व्यक्ति दर्द, चलने फिरने में दर्द होगा, बड़ी परेशानी, बहुत समस्या है। तो ऑपरेशन करके, वैसे इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ये जो बीमारी है कि हमारी जो आहार नाल है वो नीचे आने के बाद हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में आ गई, इसको बोलते हैं हार्निया। हार्निया इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो नाभि है ना, इसका आकार लंबा हो जाता है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई नीचे को आ रही है तो ऑब्वियसली नाभि खिंच गई, मतलब नाभि के नीचे वाला हिस्सा दबाने में टाइट हो जाएगा। चाहे महिला हो या पुरुष, अगर नाभि के नीचे से थोड़ा दबाएंगे तो वहां से टाइट होगा और वहां पर दर्द रहेगा। उसको बोलते हैं हार्निया, क्योंकि यहां पर गर्भ के ऊपर ये आ गया और वजन लग गया। लेकिन अगर यही कहानी पुरुषों की बात आ जाए तो भाई पुरुषों में भी स्क्रोटम होता है, वृषणकोश होता है। जो स्क्रोटम होता है, शायद स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट स्पेलिंग याद नहीं है। स्क्रोटम शायद डबल आर हो सकता है या आर हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, मिटा ही देता हूं। जो स्क्रोटम होता है महिलाओं में तो गर्भ के ऊपर आ जाएगा, लेकिन पुरुषों में स्क्रोटम के ऊपर आ जाएगा। तो जब स्क्रोटम के ऊपर ये पोर्शन वजन डालेगा ऊपर से, तो भाई मनुष्य को भी चलने में दिक्कत होगी, मानव को, पुरुष को, और वहां पर दर्द होगा। तो भाई वहां पर क्या होता है कि ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन करने के बाद में जो ये हमारी छोटी आंत हो गई, जो ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पर एक जाली लगा दी जाती है। ऑपरेशन करके काटा जाएगा थोड़ा सा और इसको ऊपर उठाया जाएगा और एक जाली जोड़ दी जाएगी। जाली यानी एक लेयर ऐसी लगाई जाएगी जो इस आंत का, आंत यानी जो हमारी पूरी आहार नाल है, उसका वेट जो है उसको उठा सके। उसका अगर वो वजन उठा पाएगा तो भैया वो ठीक रहेगा, चलने फिरने में दर्द नहीं होगा। इसी को हम हार्निया का ऑपरेशन बोलते हैं।
और इसी के साथ में पूरी आहार नाल समाप्त हो चुकी है। हमने मुंह से लेके बुनियाद तक सब कुछ इसमें कवर कर लिया है। तो मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि आप वीडियो को शेयर करिएगा और डाउनलोड बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट को इसी तरीके से आप लोगों के साथ कवर करूंगा। अगर आप लोग शेयर करेंगे और बिना डाउनलोड किए देखेंगे तो जीएस का सारा सिलेबस मैं आपका कवर कराऊंगा। अब इसी के साथ में आज की कहानी को समाप्त करते हैं और आप लोगों से अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।